कुछ पढ़ा है इसके बारे में? प्राचीन भारतीय ज्ञान की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान को अगर हम देखें तो पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था बताओ? पहले लोग कैसे एजुकेशन प्राप्त करते थे? अगर हम प्राचीन की बात करते हैं, पुराने जमाने में बताओ कैसे? प्राचीन सभ्यता हमारी कैसे है? पहले शिक्षक गुरु के पास चले, अब गुरु जाते हैं। पहले हमारे हम एक जगह रहते थे, हम गुरुकुल लगाते थे, जिन्हें विद्यालयों को क्या बोलते थे? गुरुकुल, ठीक है। और हमारी आयु 5 वर्ष तक, मतलब 5 साल से स्टार्ट कर देते हैं शिक्षा लेना। 5 वर्ष से तो पहले हम घर में ही रहते थे, खेलते कूदते थे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देते 10-12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते, इससे ज़्यादा नहीं करते थे। उसके बाद हमारी ब्याह शादी हुआ सीधी बात। तो हम गुरुकुल में जाएंगे शिक्षक के पास, जिन्हें हम क्या बोलते थे? गुरुजी, ठीक है। और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन काल की शिक्षा की बात करें, वहाँ पर पहले ऐसे क्या दिया जाता था? भारत विश्व गुरु कहलाता था, और पहले गुरु का ज़्यादा ही सम्मान था। गुरु को यानी शिक्षक को हम किसके ऊपर मानते थे? उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया जाता था और ईश्वर से सर्वोपरि माना, ठीक है। तो उनको विश्व गुरु का भी कहलाते थे। तो गुरु की अलग ही पहचान होती। ऐसा कोई देश नहीं था जब ज्ञान के प्रति अतीत काल से इतना प्रेम हो गया कि ज्ञान का स्थायित्व तथा प्रभावशाली हो गया। वैदिक काल से देव कवियों से लेकर आज के गंगारी दार्शनिक शिक्षक विद्वान का अटूट क्रम। तो पहले के लोग क्या करते थे? जगह जगह जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे। कोई बिहार गया, बौद्ध गया में गया ग्रहण करने के लिए, कोई बंगाल जाता था, कोई बनारस गया ग्रहण करने के लिए। बनारस में भी विश्वविद्यालय होते थे जो, तो बनारस में भी लोग शिक्षा ग्रहण करने चले जाते थे। तो एक शिक्षा का वो है, अभी भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन अब टेक्निकल का यूज हो गया है। तो पहले शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मानव जीवन का यथार्थ दर्शन कराना, यानी मानव जीवन को उसके बारे में बताना कि तुम्हारा जीवन क्या है, ठीक है। और मानव को इस युग बनाना है कि भी संसार रूपी भव सागर की बाधा को दूर करके अंत मोक्ष प्राप्त कर। अंत मोक्ष का मतलब है, हमें पहले के लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि हमें मानव को ऐसी शिक्षा देनी है कि वो संसार में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करेगा। मोह माया को छोड़कर, मोह माया मतलब लालच, उसको लालची नहीं बनना, ठीक है। वो यही कहता था कि अपने माँ बापों की सेवा करो, माँ बाप का आदर करो, यही शिक्षा दी जाती थी पहले, ठीक है। हमें पैसों की तरफ नहीं भागना चाहिए, मोह माया को छोड़कर संसार के कामों पर ध्यान लगाना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, मानवता का धर्म अपनाना चाहिए और फिर उसके बाद मोक्ष प्राप्त कर देंगे। तो ये इस तरीके की पहले की शिक्षा का एक रूल होता था, यही शिक्षा दी जाती है। पहले यही दिया नहीं थी गुरुकुल में। फिर इसके बाद शिक्षा का ज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ? अब शिक्षकों का उदय कैसे हुआ? वेद के द्वारा। आपने वेद पढ़े होंगे कि नहीं? हमारी शिक्षा का उदय हुआ जो, वो किसके द्वारा हुआ? वेदों के द्वारा। तो इसमें वेद कितने होते थे? 4। कौन कौन से होते थे? स्टार्टिंग का बताओ पहले कौन सा आएगा? ऋग्वेद। दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, लास्ट वाला ये है हमारा, ठीक है। अब वेदों से होगा। वेद तभी भारतीय दर्शन के शोध तथा आधार होते थे। वेद को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना था। वेद का अर्थ था जानना। जो हमारे वेद रखे गए थे इनका अर्थ क्या होता है? जानना, ठीक है। तो वेदों की संख्या 4 ही, जैसा कि आपने बताया है। और सबसे पहला वेद कौन सा हमारा? ऋग्वेद है, और सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। इसमें क्या होती थी? ऋचाओं के माध्यम से उन विषयों पर प्रकाश डाला गया है जो ज्ञान के रूप को संकेत करता है। ऋचाएं और श्लोक, ये होती है ऋचाएं और ये होते हैं श्लोक। श्लोक क्या होते हैं? जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऋचाएं होते थे मन, एक तरीके से। जैसे हमने कहा है कि अग्नि के लिए इतनी ऋचाओं का उल्लेख है, सूर्य देवता को इतनी ऋचाओं का उल्लेख है, तो इनके लिए हम एक मंत्र बोलते थे, इतने मंत्रों का उल्लेख होता था। तो इनमें कम से कम 2500 ऋचाएं हैं,
यही होता था। और वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का लगभग 400 वर्ष पूर्व, यानी अब उस टाइम हम 400 वर्ष की बात करें, 400 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी हमारे पहले की बात करें, जब हम आदि मानव की बात करें, तो धीरे धीरे जब वेद आए तो वेदों की रचना हो चुकी थी। अब इसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में दिया, तो शिक्षा अभी से तो नहीं दी जाती है, पहले से दी जाती थी, पर उसमें कुछ रूल्स होते थे। शिक्षा उन्हीं को दी जाती थी जो उच्च कुलीन के लोग होते थे। राजा के पुत्र को शिक्षा का अधिकार था, या ब्राह्मण वर्ग को शिक्षा का अधिकार था, ठीक है। बाकी के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। तो ये रूल्स थे। शिक्षा हमारी 400 वर्ष पहले से दी जा रही है, उतनी ही सीमित संकुचित आधार था इसका, एक निश्चित था, ठीक है, बस हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना। उनको बस क्या सिखाया जाता था कि हमें मानव रूपी ज्ञान को देखना है, मानव का क्या काम है ये देखना है, मोक्ष माया से दूर रहना है, लोभ नहीं करना है, इन चीज़ों से दूर रहना है। अब की शिक्षा में देखें तो चीज़ें अलग हैं। अब लोगों को क्या सिखाते हैं, मोक्ष माया का कोई इंक्लूडन नहीं था, आप कितनी भी लालची का बोल नहीं सकते, भले हम कहते लालच चाहते हो, लेकिन लोग लालची रहते हैं। हम ये शिक्षा में ये चीज़ नहीं है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को नहीं रखना, मनुष्य की आवश्यकता कैसी है, अनलिमिटेड, कोई उसके ऊपर बंदेज है कि तुमने एक पंखा खरीदा दूसरा नहीं खरीदोगे, ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं है। एक फ़ोन के अलावा दूसरा फ़ोन नहीं करोगे, उसकी इच्छा ऐसी भी है ना, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पहले के लोगों का यही था कि पहले लोगों को एक निश्चित और संकुचित शिक्षा दी जाती है, ठीक है। शिक्षा के अर्थ की बात करें अगर हम, तो शिक्षा का अभिप्राय क्या है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पे हमारा मार्गदर्शन करना। हम व्यक्ति को शिक्षा क्यों करते हैं, हमें शिक्षा की क्यों जरूरत पड़ती है। हम ना पढ़ें, खाना कौन खाएंगे, कपड़े कौन पहनेंगे, अगर हम शिक्षा नहीं भी ग्रहण कर रहे तो हम क्या खाना छोड़ देंगे, बताओ। हम शिक्षा क्यों ग्रहण करें, बुद्धि के विकास करना और व्यक्तित्व का विकास होगा, यानी आपका बिहेवियर चेंज होगा। आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, 4 शब्द ज्ञान के जान लेंगे तो आप लोगों को समझा सकेंगे कि ये चीज़ गलत है। सही और गलत का फर्क सिखाती है शिक्षा। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ लिखे तो हमें सही और गलत के बारे में बताना, जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको समझाना। आप शिक्षित होंगे तो आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो वो दूसरों तक ज्ञान पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से एक परिवार से दूसरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, दूसरे परिवार से तीसरा। अगर एक परिवार शिक्षित है दूसरा परिवार शिक्षित नहीं है तो काफ़ी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। एक तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, सामाजिक जीवन भी खराब पड़ता है उनका, ठीक है, रहन सहन पर भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा एक शिक्षा का शब्द, शिक्षा ही व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को चेंज करती है, ठीक है। तब्दीली नहीं होती है, समाज किनसे मिलकर बनता है, हमसे क्या एनिमल से, जानवरों से मिलकर बनता है समाज की, मनुष्य से, मनुष्य से ना, मनुष्य रहेगा तभी तो समाज कहलाएगा। ऐसा तो नहीं है एक घर में समाज जानवर बढ़ गई, एक घर में आदमी बढ़ गई तो समाज थोड़ी ना। मनुष्य की एक काम आता है, मनुष्य को एक दूसरे के द्वारा अपने बातों को कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो वैदिक काल में शिक्षा वेदों पर आधारित थी। पहले क्या होते थे, वेद होते थे, उसी को ही शिक्षा दिया जाती थी, जो वेद में लिखा होता था वही लोगों को समझाया जाता था। अब थोड़ी ना वेद के द्वारा पढ़ाते हैं, वेदों में शिक्षा का शब्द होता था विद्या ज्ञान विवेक आदि अर्थों में होगा, और जो स्वर वर्ण आदि के उच्चारण का प्रकार होते थे वो शिक्षा दी जाती थी। तो बस हमें पहले क्या होते थे, स्वर वगैरह समझा दी जाती थी, वर्णमाला समझा दी, बस, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं समझाई जाती थी। अब हम करेंगे आगे की शिक्षा का, पहले की शिक्षा में क्या होता था, 3 अर्थों का प्रयोग होता था। इसकी बात करें तो इसकी 3 अर्थ होते थे, इसकी मैं भी बता रही हूँ। एक होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। संकुचित, व्यापक और वास्तविक। संकुचित का मतलब क्या होगा, बताओ सोच के। संकुचित बताओ, अच्छा आ रहा है तो तुम बताओ। नहीं आया, संकुचित यानी एक बिल्कुल छोटा किड़ा, ठीक है, उसका एक निश्चितता होना। यानी कि अगर हम संकुचित की बात करें तो यहाँ पर विद्यालय गुरुकुल होते थे। अब गुरुकुल बड़े बड़े तो नहीं होते थे ना, बस उतनी प्राइमरी लेवल की हमें शिक्षा दी जाती। हम यहाँ पे 8 क्लास या हायर लेवल की एजुकेशन तो देते नहीं, सिर्फ कितना होता था इनका प्राइमरी, उसमें बस उनको थोड़ा थोड़ा सिखा दिया जाता था। और बच्चे कहाँ जाते थे,
कर देते हैं, ये बच्चे आते हैं वो ओपन कर देते हैं। मैंने इसलिए मैं देख रहा हूँ कि 5 क्लास में होगा। अगर हम करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो ग्रेजुएट से ऊपर की एज है सिर्फ वो यहाँ पे एजुकेशन लेते, ये लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। एक हो गया संकुचित, ठीक है। दूसरा आता है शिक्षा का व्यापक। व्यापक अर्थ में हम देखेंगे व्यक्ति को सभ्य व उन्नत बनाना। इस अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली वैदिक क्रिया की और इस वैदिक युग में शिक्षा के ज्ञान का पर्यायवाची जीवावरोकरण न होकर उस प्रकार का अतीत हो जाता है। यानी अब यहाँ पे बाकी की शिक्षा ये वाली इसमें आ जाएगी। इसको व्यक्ति को हमें ये बताना है कि हम समाज में कैसे रह सकते हैं, हमें समाज में कैसे रहना है, ये सब चीज़ें हम इसमें व्यापक में सिखाते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका वास्तविक। वास्तविक अर्थ में शिक्षा का मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन। शिक्षा मनुष्य से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह दूसरे जीवन के समान है या अपना कोई कार्य है। इस प्रकार मनुष्य अपना कोई कार्य करता है, समाज में सेवा करता है। अब हम जैसे मान लो कहें आपसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, आप ही दोनों को ले लेते, चलो आप दोनों, एक आप शिक्षित हैं और एक नहीं, ये अशिक्षित है। शिक्षित अशिक्षित, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अशिक्षित प्राणी समाज में ना रहता हो, हम समाज से बाहर निकाल सकते उसको कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तुम ये कह सकते, ऐसा तो नहीं है, वो भी रहेगा। शिक्षित क्या करता है, शिक्षित क्या करता है, दोनों ही समाज में रहेंगे, पर दोनों की अगर हम विचारों को देखेंगे तो चेंज होगी, ठीक है। ये अलग तरीके का सोचेगा और ये अलग तरीके से सोचेगा। ये पुराने रीति रिवाज को ज़्यादा मानेगा और ये अब कम उसमें अपवाद पैदा करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, मानेगा लेकिन उसमें मेन अपवाद रखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उनका कहना ये है कि दूसरे जीवन मनुष्य क्या करेगा, अब शिक्षित व्यक्ति का जीवन अलग हो गया है, उसके विचार अलग हो गए, तो वो अपने विचारों को यहाँ पर भी रखेगा, ये जबकि रखेंगे लेकिन ये तो मानेंगे नहीं ना, ये कहेगा तुम भी बदलो, जमाना बदल रहा है इस तरीके से। तो मनुष्य क्या करता है, शिक्षित होकर अपना जीवन दूसरों तक भी पहुँचाता है, वो वास्तविक में लाता है कि अब क्या चीज़ है, वास्तविकता को पहचानने के लिए बोलता है, वही हमारा वास्तविक अर्थ कहलाता है। आया समझ में? उसका अर्थ क्या है, शिक्षा के माध्यम से संसार में सुख समृद्धि मृत्यु के बाद मोक्ष की कामना और यह सभी ज्ञान किसके द्वारा होता है। अब हम इसमें ये बताएंगे, ये व्यक्ति लालची होगा, अशिक्षित व्यक्ति में थोड़ा लालच आता है, ये कहेगा ये सब गलत है, हमें लालच नहीं करना, हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को वो बताएगा कि ये चीज़ें गलत है, तो वो मानव जीवन की वास्तविकता को बताता है कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, मानवता सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये बताएगा। और ये कहेगा अरे यार सब लोग ऐसे रहते हैं, हम क्यों करें। तो हमें उसको वास्तविकता समझाइए कि हमारा जीवन किस लिए आया है, हम मनुष्य का जीवन किस लिए बना, ये होता है वास्तविकता में आना, ठीक है। शिक्षा का महत्व, हमने आपको ये बोल दिया कि शिक्षा के महत्व के बारे में बताओ, तो इसमें आप क्या बताएंगे, एजुकेशन के इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, आपके लिए इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्यों है, क्या बताएंगे इसमें। आपको ये कहेंगे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हो रहा है। दूसरी बात शिक्षा के बारे में बताएंगे, व्यक्ति ज्ञानी और कुशलतापूर्वक बनता है, ठीक है। और तीसरी बात, एक तो वो वास्तविक और श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपको उससे कोई भी बात क्लियर करनी थी तो वो आपको सरल और सहज शब्दों में देगा, उसके बाणी शब्दों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो अपने सही वर्ड यूज करेगा, ठीक है। जैसे कि गीता में लिखा है कि सा विद्या मुक्ति, यानी विद्या भय मुक्ति दिलाते हैं, इससे ज्ञान मृत्यु तृतीय नेत्रा, मनुष्य की रूपी ज्ञान चक्षु समान की अंतर्दृष्टि, यानी मनुष्य अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो अपने तीसरे नेत्र को भी खोल सकता है या देख सकता है। जब तक वो ज्ञानी नहीं है तो उसमें उसको और कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे लिए विद्या एक, उससे विद्या से क्या होगा, अगर हम व्यक्ति में विद्या का ज्ञान का रूप विकास करेंगे तो उसके
प्राप्त कराते हैं। बालक शिक्षा अपने कहाँ से शुरू कर लेता है? घर से करता है। प्रारंभिक शिक्षा उसकी घर से होती है, जो उसकी माँ सिखाती है वो। तो अगर माँ भी पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे का विकास और अच्छा से होगा, ठीक है। वरना विकास तो तब भी होता है, संस्कार दे सकते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक विकास है वो विद्यालय में आता है। बच्चे घर पे सीखते जरूर है, बोलना चलना से सीख जाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर आदर्श गुण आने चाहिए वो हमारे विद्यालय में या शिक्षा के द्वारा ही आता है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास। शिक्षा का मेन उद्देश्य तो यही है कि हमें व्यक्तित्व का विकास करना, यानी आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। दूसरा, चरित्र का निर्माण। हाँ, विकास कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर का निर्माण कब होगा? ये हमारी शिक्षा के उद्देश्य में आते हैं कि हमें इसके कैरेक्टर को भी अच्छा बनाना है, ठीक है। तीसरा, नैतिक प्रवृत्तियां का विकास। चौथा, आत्मनियंत्रण। ये होता है विकास। और एक होती है प्रोसेस। प्रोसेस मैंने समझाया था, डेवलपमेंट हो गया, वृद्धि और विकास, ठीक है। प्रोसेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हमने आपसे कहा कि विकास यानी डेवलपमेंट, हमारा विकास हो रहा है, और हमने कहा प्रोसेस क्या चीज़ है? प्रोसेस अलग होगा। प्रोसेस से जब करेंगे तो हमारा विकास शुरू हो, यानी वृद्धि कब होती है? जब हम उसमें चीज़ को काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमने आपसे कहा कि क्लास में 4 बच्चे हैं तो कैसे चेंज होगा, विकास कैसे होता है? चारों बच्चे हैं, चारों का माइंड अलग अलग होगा। एक बच्चा ब्रेन होगा, एक बच्चा थोड़ा पढ़ता होगा, एक बच्चा होशियार होगा, एक बच्चा बिल्कुल बैठा होगा, उसको कोई मतलब ही नहीं। हम अभी उसकी क्या है? विकास नहीं होगा। विकास कब होगा? जब तक उसको हम समझाएंगे नहीं, मोटिवेट नहीं करेंगे। तुम पढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो, हमें उसको रोज मोटिवेट करना होता है। तो वो पहले टेस्ट में फेल होगा, जाहिर सी बात। दूसरा टेस्ट में उसका नहीं होगा, तीसरे टेस्ट में उसके मार्क्स अच्छे आए, थोड़े बहुत आ गए, तो अब उसे लगा कि वो कुछ कर सकता है। अब उसमें क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, वृद्धि उसमें शुरू हो गई है विकास की जाने की ओर। फिर धीरे धीरे वो फर्स्ट टेस्ट निकालेगा, सेकंड निकालेगा, तब फाइनली उसने टॉप कर लिया, तो उसके अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अब वो प्रतिभाशाली में आ गया, वो इंटेलिजेंट हो गया, तो यहाँ बच्चे का एक विकास हो गया। अब वो वृद्धि की ओर कर करके उसने विकास को बढ़ा लिया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हमने कहा पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी कैसे चेंज होगी, पर्सनैलिटी में क्या क्या आएंगे, हमारा व्यक्तित्व कैसे विकास होगा। शिक्षा क्या करती है? लोगों को बताती है कि आपको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए, कैसे हमारे खान पान को हम अपनी पर्सनैलिटी में व्यक्त करते हैं। आप अगर हम देखें सिटी पर्सन एंड विलेज पर्सन, दोनों लोगों को अगर हम डिफरेंट देखेंगे पर्सनैलिटी को लेकर, तो वहाँ के व्यक्तित्व उनका अलग होगा, बोलना चाहना सब, ठीक है। और अगर बड़े बड़े शहरों में जाए या आप ब्रिटिश को भी देख लीजिए, अंग्रेजों को देख लीजिए, उनका हमारा अलग रहना, उनका व्यक्तित्व अलग रहना। तो ये सब हमारे शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्तित्व का पहले विकास करना। दूसरा है कैरेक्टर का विकास, चरित्र का विकास कैसे होगा? शिक्षा के द्वारा होता है, ठीक है। फिर आते हैं नैतिक प्रवृत्तियाँ। नैतिक प्रवृत्तियाँ मतलब होता है हमारा मोरल स्टेज। अब हम मोरल हमें चीज़ें कैसे मिलती हैं? हम शिक्षा के द्वारा तो आपको मोरल मानिए देते हैं। नैतिक शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है? बालक को अगर हम नैतिक शिक्षा नहीं देंगे, उसको मोरल
लालच क्या चीज़ है? आपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होंगी, कुल्हाड़ी वाली, मोस्टली कहानी आती है कुल्हाड़ी वाली कि उसकी नदी में कहानी गिर गई, अब उसको उसने ईमानदारी, इसमें क्या आती है? ईमानदारी। तो हम लास्ट में क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। एक आती है अंगूर खट्टे, लोमड़ी वाली, उसको जब अंगूर नहीं मिल पाते तो वो क्या कहती है? अरे अंगूर खट्टे हैं। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि हमें मतलब अति से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और या फिर एक आती है आपकी बिल्लियों वाली, लड़ाई झगड़े वाली, दो बिल्लियाँ थी, आपने पढ़ी होगी, लड़ती थी, बंदर आया, रोटी ले गया, तराजू के कुरकुरे खाए। अब दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे का मुँह करती रही, क्योंकि वो लालच में थी, वो सोचती थी हमें मिल जाए। बंदर एक था, बिल्ली दो थी ना? बंदर दो बिल्लियाँ थी जो रोटी के लिए लड़ती थी। बंदर ने तराजू में रोटी तौली, तो इसमें जब पल्ला भारी होगा तो उसकी खा लेगा, और इसमें जब पल्ला भारी होगा तो उसकी खा लेगा। दो बंदर नहीं थे, बंदर तो तराजू लेके आता है ना रोटी तौलने के लिए, ये था कॉन्सेप्ट। तो वो धीरे धीरे रोटी पूरी खत्म कर देता है। तो ये कहानियाँ क्या करती है? बच्चों में मोरल कहानी क्यों रखी जाती है? जो हमारे क्या होते हैं, आप वो भाव होते हैं, इनको दूर करने के लिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चों को क्लास के लिए स्टोरी बताते हैं कि एक लड़का था, वो पढ़ता नहीं था, गंदा था, उसके क्लास में डांट पड़ती थी, एक बच्चा था होशियार था, इस तरीके की कहानियाँ बताते हैं पेरेंट्स के बारे में। तो मोरल से क्या होता है? हमारी जो नैतिक प्रवृत्तियाँ वो जागृत होंगी, ठीक है? ईमानदारी करवाइए, हम उसको बताएंगे, लालची हम कब छोड़ेंगे? उसको बताएंगे, उससे हम नुकसान बताएंगे, तभी तो व्यक्ति समझेगा, बालक का विकास तभी होगा। तीसरा आता है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होगा। जब हम इसमें बता देंगे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कब ला सकते हैं? आत्मनियंत्रण रखना, खुद के बारे में आत्मनियंत्रण मतलब खुद को अपने बारे में बता सकते हैं कि हम अकेले भी खुद कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल करना, खुद पर कंट्रोल करना, ठीक है? इनका मतलब होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। गुरुकुल का वातावरण ज़्यादा पवित्र होता था, पहले लोग गुरुकुल में जाते थे, वहीं रहते थे, और नीचे लेटना होता था, ठीक है? उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती थी ना। अब तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चे हॉस्टल में जाते तो उन्हें बेड की प्रोवाइड चाहिए, एसी के चाहिए। पहले लोग नीचे लेटते थे और सुबह 4 बजे से उठ गए, झाड़ू लगाना, पानी भरना, ये सब गुरुकुल में सीखते थे, वहीं पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, सदाचार का पालन करते थे, पूजा पाठ करते थे, भोजन बनाते थे, ये सब उन लोगों का मिलजुल कर काम करते। आप एक जगह मिलजुल कर काम करेंगे तो आपके अंदर यूनिटी बनेगी, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के बारे में समझेंगे, तो यूनिटी करना, शेयरिंग का काम करते थे, एक दूसरे को वस्तु देना, ये हो गया। और उसके बाद छात्रों का सर्वांगीण विकास तो हो गई, ठीक है? बाकी की इसमें क्या बचे आपके 2 पेज बचे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, जो आपकी वेदिककालीन शिक्षा कैसे है। तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ के आएंगे वेदिककालीन शिक्षा की व्यवस्था। वेदिककालीन पढ़ा है ना? वेदिककालीन नहीं पढ़ा? वैदिक सभ्यता हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री कहाँ से पता करते हैं, स्रोत पढ़ते हैं, ठीक है? ये सिक्कों के द्वारा हमें कैसे जानकारी मिलती है, पुरातन अभिलेख के बारे में। उसके बाद आता है हमारी वैदिक सभ्यता, जिसमें वेदों की रचना होती है, तो इसमें पढ़ के आओगे उत्तर वैदिक कालीन में क्या शिक्षा थी, वैदिक कालीन में क्या शिक्षा थी, ये। उसके बाद आप पढ़ते हो सिंधु सभ्यता, फिर पढ़ते हो दूसरी सभ्यता, इस तरीके के पढ़ते आते हैं। तो मैं पहले वैदिक कालीन से, चूँकि हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है तो हमें शिक्षा के बारे में पढ़ना, तो हम वेदिककालीन शिक्षा के बारे में पढ़ के आओगे। वेदिककालीन शिक्षा व्यवस्था की क्या विशेषता थी? विद्या आरंभ साधन, हेडिंग लिख लो। ये पता करके आओगे। दूसरा आएगा विद्या आरंभ संस्कार, संस्कार, ये क्या है? इनके बारे में पढ़ के आओगे।
ये चीज़ें पढ़िए आप।